हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12th केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का। और पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था अलिंगम डायग्राम के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से अलिंगम डायग्राम समझ में आ गया होगा। और अब आगे आने वाले जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं आज के और उसके बाद के, उनमें अलिंगम डायग्राम का कहीं कहीं पर इस्तेमाल आपको बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है जो पिछली क्लासेस थी उससे आप अलिंगम डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे, और अब जो कहीं पर उसके इस्तेमाल की यदि बात आएगी तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास हमारी है एनसीईआरटी का 6.4.1, यानी कि हमें अनुप्रयोग समझने हैं। हमने इस चैप्टर में तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत इस चैप्टर में यह समझा कि यदि हमारे पास किसी धातु के अयस्क हैं तो उससे हम शुद्ध धातु को कैसे प्राप्त करेंगे, और उसके जो विभिन्न चरण थे वो हमने समझे थे। जिसमें आपको पता है सबसे पहले हमने अयस्कों के सांद्रण के बारे में समझा था, जिसमें हमने 4 विधियों को समझा था। एक फेन प्लावन विधि थी, एक निच्छालन विधि थी, एक द्रवी धावन विधि थी जिसे हम गुरुत्वीय विधि भी कहते हैं, और एक हमारी जो विधि थी जिसको कि हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया था वह हमारी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो 4 विधियों का वहाँ इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने बात करी थी कि किस प्रकार से जो सांद्रित अयस्क होता है उससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो वहाँ से सल्फर की, कार्बोनेट की आप कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने वहाँ भर्जन और निस्तापन इन बातों का जिक्र किया था। और उसके आगे हमने देखा था कि किस प्रकार हम धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन करके शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा पोर्शन था थ्योरेटिकल। अब हम प्रैक्टिकली उस चीज को समझना चाह रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि अनुप्रयोग, जो हमने चीजें सीखी है धातुओं के निष्कर्षण की, धातुओं के ऑक्साइड के निष्कर्षण की, उनको कैसे हम एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो किन किन धातुओं का करेंगे, सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हम जिन धातुओं का यहाँ पर जिक्र करेंगे वह हम करेंगे, पहला हम यहाँ पर निकालेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले निकालेंगे आयरन के अयस्क का, आयरन अयस्क का, इसका उपयोग करेंगे। दूसरे नंबर पे हम करेंगे आयरन के बाद हम कॉपर के अयस्क का यूज करेंगे, यानी कि कॉपर का, यानी कि जो भी हमारे पास अयस्क होंगे इससे शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, शुद्ध धातु। तो आयरन अयस्क, कॉपर अयस्क, तीसरे में हम कह सकते हैं जिंक, चौथे में हम कह सकते हैं एल्युमिनियम। तो इस चैप्टर में ये 4 धातुओं के निष्कर्षण की हम कह सकते हैं बात कही गई है, जो कि आपके कोर्स में शामिल है। तो एक एक करके हम सबको समझेंगे, लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो हमारा पहला होगा, यानी कि आयरन अयस्क, यानी कि शुद्ध धातु के संदर्भ में। आयरन के जो हमारे पास अयस्क हैं, जो ओर्स हैं, उसके द्वारा हम कैसे शुद्ध आयरन को या लोहे को प्राप्त करेंगे वह हमने समझना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं आयरन का उसके ऑक्साइडों से कैसे निष्कर्षण किया जाएगा। अब क्योंकि यहां हमारा आज का जो टॉपिक है वो आयरन के, शुद्ध आयरन को प्राप्त करना है धातु के रूप में, और उसके हमारे पास विभिन्न ऑक्साइड हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम जिन ऑक्साइडों की चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से 2 ही होंगे, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। तो 2 अयस्कों की बात करेंगे यहां पर मुख्य रूप से। पहला हमारा होगा हेमेटाइट, जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है, और सेकंड हम करेंगे मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला Fe3O4 होता है। तो हम इन दोनों, हम कह सकते हैं अयस्कों का इस्तेमाल करेंगे, हम इन दोनों अयस्कों का इस्तेमाल करेंगे शुद्ध आयरन को प्राप्त करने के लिए। अब इसके लिए जिन चरणों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, अभी मैंने आपको वो बात बताई, वो चरण हमारे कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसमें पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सांद्रीकरण, जिसे हम कहते हैं अयस्कों का सांद्रीकरण, अयस्कों का सांद्रीकरण। ये हम चरण इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से हम कह सकते हैं चरण होंगे, कौन कौन से स्टेप होंगे, ये स्टेप ये हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अशुद्धियों को दूर करेंगे। तो अशुद्धियों को दूर करने की हम 2 विधियों का इस्तेमाल करेंगे। पहली होगी निस्तापन, निस्तापन विधि, जिसे हम कैल्सिनेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरी विधि जो हमारी होगी उसको हम कहेंगे भर्जन विधि, यानी कि रोस्टिंग मेथड।
जहां निस्तापन विधि में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल तथा कार्बोनेट इस प्रकार के कह सकते हैं अशुद्धियों को दूर करने का काम करेंगे। वहीं भर्जन विधि में जैसे सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरीके की अशुद्धियों को दूर किया जाएगा और यहाँ पर हम वायु या ऑक्सीजन की हेल्प लेंगे। और इन दोनों चरणों के बाद हमारे पास जो धातु का शुद्ध रूप से एक ऑक्साइड मिल जाएगा हमें, उस ऑक्साइड का हम क्या कर देंगे, चौथे चरण में अपचयन करेंगे। यह है अपचयन, जिसे रिडक्शन कहेंगे। और इस अंतिम चरण के बाद हमें लगभग शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इन चारों चरणों को हमने डिटेल में चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको समझाया है। अब यहां पर इनका हमने क्या करनी है, एप्लीकेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चरण लेंगे अयस्कों का सांद्रीकरण। और अयस्क हमारे पास कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट, ये दो हमारे पास आयरन के अयस्क हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क का सांद्रीकरण। अब अयस्क का सांद्रीकरण करना है, हमने आपको 4 विधियां बताई थी अयस्कों के सांद्रीकरण की इस चैप्टर में। एक हमारी विधि थी जिसे हम कहते थे द्रवीय धावन विधि, और उसको हम गुरुत्वाकर्षण विधि भी कहते थे, गुरुत्वीय विधि भी कहते थे। गुरुत्वीय विधि का इस्तेमाल क्या होता था, यदि आपके पास कोई ऐसे अयस्क हैं जो कि भारी हैं, तो उसके लिए हम द्रवीय धावन या गुरुत्वीय विधि का इस्तेमाल करते थे। उसका बेनिफिट क्या होता था, जो भारी धातु होती थी जब उसको जल की धारा से धोते थे तो भारी धातु नीचे बैठ जाती थी, और हल्की जो चीजें होती थी, जो हम कह सकते हैं जो अशुद्धियां होती थी, वो जल के साथ बहकर के आगे चली जाती थी। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम आयरन के अयस्क का यहाँ सांद्रीकरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुरुत्वीय विधि का या द्रवीय धावन विधि का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात। दूसरा वहां हम इस्तेमाल करते थे जिसे हम कहते थे चुंबकीय पृथक्करण विधि। आप देख रहे हो, यदि हम आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन के ऑक्साइड का, तो आयरन अपने आप में भारी भी है, और आयरन क्या होती है, चुंबक के साथ आकर्षित भी हो जाती है। और यहां हमने कहा कि हम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन दो ऑक्साइडों का, इन दो अयस्कों का उपयोग करके शुद्ध आयरन को प्राप्त करेंगे। तो जो हेमेटाइट है वह भी, उसमें भी क्या है, लौह तो उपस्थित है, तो वह भी चुंबक के साथ चिपक जाएगी। दूसरा तो मैग्नेटाइट है, वो अपने आप में स्वयं ही क्या है, मैग्नेट है। तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी यहां इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, अयस्कों के सांद्रण के लिए। जबकि हमने 2 और विधियां वहां पर आपको बताई थी। एक हमारी निच्छालन विधि होती थी जिसे हम लीचिंग मेथड कहते थे, उसका भी यहाँ इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी होती थी हमारी फेन प्लावन विधि, जिसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता था जहाँ पर वो हल्की होती है धातुएं, तो उसका भी यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ किन किन का इस्तेमाल करेंगे, जो पहले हम इस्तेमाल करेंगे वह हमारी आएगी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें हमने आपको पहले भी बताया था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम ऊपर की ओर से, सही डायग्राम तो इसको आपको वहीं पर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल समझने के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि ऊपर की ओर से यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अयस्क को गिराते हैं। यहाँ से हमारा अयस्क चल करके आता है और ये नीचे गिराया जाता है। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एक द्रव की धारा को यहाँ पर से भेजते हैं, ये हमारी द्रव की धारा होती है। अब ऊपर से अयस्क गिराया, अयस्क जब द्रव की धारा के मध्य से जाता है, तो जो इस अयस्क में, इस ओर में जो अशुद्धियां होती है, जो हल्की होती है, वो द्रव की धार के साथ घुल मिल करके आगे की ओर निकल जाएंगी, जो हल्की होंगी, और जो भारी होगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आयरन है, भारी धातु है, तो उसके अयस्क सीधे नीचे यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे के सारे यहां पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और हम कह सकते हैं ये हो जाएंगे इकट्ठे, और दूसरी तरफ जो हल्की चीजें होंगी वो आगे की ओर चली जाएंगी। तो अशुद्धियां चलेगी यहां पर, अशुद्धियां यहां चली गई हैं, और जबकि यहां पर हमारे पास क्या आ गया, जो हम कह सकते हैं आयरन के ऑक्साइड है, जो ओर है, वो सांद्रित अवस्था में प्राप्त होगी। सांद्रित अयस्क, ये हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है क्लियर है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसकी आप नोट्स के हिसाब से कहें क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो वह हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इस विधि में पिसे हुए, आप कभी भी सांद्रण करेंगे किसी भी अयस्क का, तो उसको आपको पीसना तो पड़ेगा, सूक्ष्म कणों में तो हम कह सकते हैं बदलना ही पड़ेगा। इसके लिए ग्राइंडर्स का यूज़ किया जाता है, जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं अयस्क के रूप में, उनको पीस करके बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। तब उसके बाद हम क्या करते हैं, सांद्रीकरण की जो विधियां होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फेन प्लावन विधि हो, चाहे चुंबकीय पृथक्करण विधि हो, चाहे हमारी निच्छालन विधि हो, और चाहे हमारी द्रवीय धावन विधि हो। तो ये जो गुरुत्वीय पृथक्करण
हम कह रहे हैं इसको हम द्रवी धावन विधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने कहा यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, द्रवी धावन विधि भी कहते हैं। इसी को कहते हैं द्रवी धावन विधि। द्रवी धावन का अर्थ क्या है, द्रव से धोना, द्रव से धोना, उस विधि को ही द्रवी धावन विधि कहेंगे। इसी को हम गुरुत्व पृथक्करण विधि कहेंगे। गुरुत्व पृथक्करण में बता चुका हूं कि यह वह विधि है जिसमें भारी चीजें क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ बैठ जाती है और हल्की चीजें जल की धारा के साथ आगे चली जाती है। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है, तो आपके नोट्स में काम आएगी। नेक्स्ट में देखें, अगली विधि हमने बताया था अभी चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी हमने आपको डिटेल में समझाई थी। चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से एक हम कह सकते हैं एक रोलर होता है, और इस रोलर के ऊपर से यहां पर एक बेल्ट लगी हुई होती है। यहां पर क्या होता है, अयस्क होता है, चूर्णित अवस्था में ही होगा। ये हमारे पास क्या है, अयस्क है। ये अयस्क इस तरीके से आता है, और ये हमारे जो ड्रम होता है, इस ड्रम के बीच में हम यहां लगा देते हैं चुंबक। यहां पर क्या लगा देते हैं, चुंबक। ये जो चुंबक लगा हुआ होता है, जब ये यहां से घूम करके आएगा तो जो लौह पदार्थ होंगे, देखिए ये बेल्ट इस तरीके से घूमी हुई होती है, ऐसे घूम करके आगे जाती है। तो जब ये यहां से इस तरीके से आएंगे तो जो पदार्थ चुंबकीय नहीं होंगे, चाहे वो लोहा हो या कोई चुंबक हो, तो वो तो क्या होगा, सीधे यहां से नीचे गिर जाएंगे, इस स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। और जो चुंबक तथा लोहा होगा वो इस बेल्ट में यहां से चिपक करके थोड़ा सा आगे चले जाता है। और जब आगे चले जाता है तो जब ये रोलर थोड़ा आगे की ओर बढ़ता है तो ये सारा का सारा पदार्थ यहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, अयस्क मिल गया। और यहां हमारे पास यहां पर क्या इकट्ठी हो गई, यहां पर हम कह सकते हैं अशुद्धियां इकट्ठी हो गई। ये क्या है, अशुद्धियां। तो मेरी बात समझ रहे होंगे, यदि समझ में ना आए तो अयस्कों के सांद्रीकरण वाला टॉपिक देखिएगा, वहां मैंने इसे डिटेल में समझा है कि एक रोलर है, उसके ऊपर से हम अयस्कों को भेजते हैं, चूर्णित अयस्क को। जब ये इस रोलर के पास आता है तो ये जो रोलर घूमने वाला होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, जिसके कारण लोहे के और चुंबक के पदार्थ इसी बेल्ट में चिपक जाते हैं, जबकि जिनमें यह गुण नहीं होता वो ऊपर से नीचे सीधे गिर जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे में भी है और मैग्नेटाइट क्या है, चुंबक भी है। तो जब उनको भेजेंगे तो उनके कण इस बेल्ट के साथ चिपक करके थोड़े आगे खिसक जाएंगे, और जो अशुद्धियां होंगी वो यहीं पर गिर जाएंगी। और यहां पर ये आगे चल करके धीरे की नीचे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बेल्ट के साथ तो यहीं तक इस चुंबक का प्रभाव रहेगा ना, आगे नहीं रहेगा। तो ये यहां पर अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। ये विधि कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस विधि की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है, इस विधि का उपयोग करके गैंग तथा अशुद्धियों को अयस्क से पृथक किया जाता है तथा चुंबकीय अयस्क जैसे मैग्नेटाइट के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको क्लियर होगी। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब हम कह सकते हैं अयस्कों का सांद्रण कर लिया। सांद्रण का अर्थ हमने पहले भी बताया था कि उसमें से मोटी मोटी जो अशुद्धियां होती है उनको दूर कर लिया, लेकिन कुछ रासायनिक अशुद्धियां उसके अंदर रहती हैं। रासायनिक अशुद्धियां क्या हुई, जैसे हम कहें कि जो हमारे पास अयस्क है उसमें हो सकता है कुछ नमी हो, यानी कि उसमें जल के कुछ बूंदे स्थित हो, चाहे वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो चाहे वो नमी के रूप में हो, वो अयस्कों के अंदर स्थित होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ कार्बोनेट भी हो सकते हैं, वह भी अयस्कों में स्थित होंगे। तो ऐसी अशुद्धियों को, जल तथा कार्बोनेट जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम निस्तापन इस विधि का उपयोग करते हैं। तो निस्तापन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, पहला आपके पास प्रश्न ये हो सकता है, और आप उसका आंसर देंगे कि किसी भी अयस्क में जल तथा कार्बोनेट की जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने के लिए हम निस्तापन विधि का उपयोग करते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात, निस्तापन विधि क्या है। निस्तापन विधि और कुछ नहीं है, यह वह विधि है जिसमें हम जो हमें अयस्क प्राप्त होते हैं उन अयस्कों को अयस्क के गलनांक से कम ताप, ध्यान दीजिएगा, अयस्क का जो भी गलनांक होगा, मान लेते हैं किसी अयस्क का गलनांक 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको उस अयस्क को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं करना है। ध्यान रखना, वो पिघल जाएगा तो ज्यादा समस्या हो जाएगी हमारे लिए। तो हमने क्या करना है, गलनांक से कम ताप पर उस अयस्क को गर्म करना है।
अब जब गर्म करेंगे तो इस बात का ध्यान देना है क्योंकि हम जल तथा कार्बोनेट इन अशुद्धियों को दूर करना चाह रहे हैं और इन पे ऑक्सीजन पहले से उपस्थित होती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क के गलनांक से कम ताप पर हम क्या करेंगे, अयस्क को गर्म करेंगे और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन विधि। तो मुझे लग रहा है 2 चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि निस्तापन क्यों करना है और निस्तापन क्या होता है। तो इसी चीज को हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य सांद्रित अयस्क से जल तथा कार्बोनेट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। और सेकंड हम कहें कि इसके लिए सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क के गलनांक से कम ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्लियर हो गया। अब कैसे कैसे इसको करना है यह भी समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि हमने एक अयस्क ले लिया आयरन का और ये हम कह सकते हैं जल योजित है, इसमें जल की कुछ हम कह सकते हैं मात्रा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और इसको हमने क्या करना है, गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म करने के लिए हम यहां पर एक तो यहां तीर का निशान लगा देंगे, एक यहां ऐसा निशान लगाया जाता है त्रिभुज का। इसका अर्थ है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर गर्म कर रहे हैं चीज को। तो इसको जब गर्म करते हैं तो आप समझ सकते हैं यहां से जो हाइड्रोजन होगी ये वेपराइज हो जाएगी, ये उड़ जाएगी ऊपर की ओर, तो जल भाप के रूप में ऊपर की ओर वाष्पित हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, केवल फेरिक ऑक्साइड रह जाएगा। तो हमारा पहला उद्देश्य कि हमने जल अशुद्धि को दूर करना है, तो हमने किसका इस्तेमाल किया, निस्तापन विधि का इस्तेमाल किया। सेकंड, कार्बोनेट को कैसे दूर करेंगे, तो कार्बोनेट को दूर कैसे किया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा। कार्बोनेट के लिए हमने आयरन का ही कार्बोनेट का घटक ले लिया FeCO3, जिसे कि हम कहते हैं फेरस कार्बोनेट या जिसे सिडेराइट भी कहा जाता है। जब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, गर्म करेंगे, इसको भी जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए ऐसा निशान, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग मिल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये भी क्या हो जाएगी, वेपराइज होकर निकल जाएगी और हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि निस्तापन विधि में हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने अयस्कों को गर्म कर रहे हैं और इससे हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। ये मेन बात है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्साइड, हमें किसी भी धातु के ऑक्साइड मिले ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन को निकालने की जो क्रिया होती है अपचयन, वो आसान काम है। लेकिन धातु के ऑक्साइड की जगह धातु के यदि सल्फाइड आपको मिल जाएंगे तो उनका अपचयन करना थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है। इसलिए हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि हम कोशिश ये करें हमारे पास धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो, हमें उसके सल्फाइड प्राप्त ना हो या उसके अन्य अशुद्धियां हम निकाल दें। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में हमारे पास क्लियर है कि यहां पर हमने क्या कर दिया, इससे जल को दूर कर दिया और दूसरे वाले में हमने यहां से क्या कर दिया, कार्बोनेट को हटा करके इसका फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में इसको परिवर्तित कर दिया। तो मुझे लग रहा है ये काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम जिस विधि का उपयोग करेंगे वो हमारी है भर्जन विधि। फिर बात निस्तापन के ही समान भर्जन विधि का उपयोग क्यों करें। भर्जन विधि का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर हमारे पास सल्फर तथा आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भर्जन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना मेरी बातों को। जल तथा कार्बोनेट को दूर करने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए निस्तापन विधि, लेकिन सल्फर तथा आर्सेनिक जैसे अशुद्धियों को अयस्क से दूर करने के लिए हम भर्जन विधि का यूज करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया क्यों करते हैं। अब भर्जन विधि होती क्या है, भर्जन विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो अयस्क होता है उसे वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अयस्क होता है, अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो कम ताप पर तो निस्तापन में भी करते थे, यहां पर भी कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, वहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती थी निस्तापन में, क्योंकि वहां जल तथा कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है तो हमें ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर हम सल्फर और आर्सेनिक को दूर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वायु को डाल देते हैं गर्म करते समय या ऑक्सीजन डाल देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक के साथ ऑक्सीजन मिल करके हम कह सकते हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं
कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने बता दिया सल्फर और आर्सेनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए भर्जन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, भर्जन विधि होती क्या है, तो इसके लिए निस्तापन द्वारा प्राप्त अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करा जाता है, गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात कर रहा है, यह ध्यान देना है। यही भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस भी है, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन काफी काम का है। अब देखिए इसके रिएक्शंस को समझ लेते हैं। इसके रिएक्शंस में सबसे पहले हमने कहा एक सल्फर हमारे पास एक अशुद्धि है। अब यदि हम यहां पर भर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमने एक निशान बना दिया और यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हीटअप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो सल्फर जो एक अशुद्धि के रूप में ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड हम क्या कहेंगे कि यह उड़ जाएगी और हमारी अशुद्धियां दूर हो जाएगी। पहली बात क्लियर होगी। सेकेंड, अब आर्सेनिक को भी देख लीजिए। आर्सेनिक को भी जब हम भर्जन विधि इस्तेमाल करते हैं या भर्जन विधि को लगाते हैं किसी अयस्क में, तो वहां से आर्सेनिक जो कि एक अशुद्धि के रूप में होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में कह सकते हैं परिवर्तित हो जाता है। और यह भी हमारा क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, हमारा वेपराइज हो जाएगा। और इसको भी हम कह सकते हैं क्या करना है, आपको गर्म करना है, लेकिन किससे, इस जो भी हमारे पास अयस्क होगा उसके गलनांक से कम ताप पर आपने गर्म करना है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में हमारा एक और उद्देश्य होता है भर्जन में। हम भर्जन में कोशिश ये करते हैं कि सल्फर और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां तो दूर हो, लेकिन जो हमारे पास अयस्क है वो उसके क्या हो, उसके ऑक्साइड हमें प्राप्त हो, जितने हो सके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हम करना चाह रहे हैं। और ऑक्सीकरण की क्रिया करेंगे तो आप जानते हैं हम सल्फाइड का उपयोग नहीं कर सकते। सल्फाइड का अपचयन करना मुश्किल काम है, जबकि हम कह सकते हैं कि अपचयन क्रिया में यदि ऑक्सीजन को निकालना हो तो वो हमारे लिए आसान काम है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम जो हमारे पास अयस्क है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर आप देखेंगे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है ऑक्सीकरण, ये मैं आपको बात समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ FeO है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि यदि किसी हमारे पास कंपाउंड है, यदि अभिक्रिया के बाद उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाए, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण होगा। और यदि अभिक्रिया के बाद किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए तो हम कहते हैं उसका अपचयन होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो FeO, इस पे ध्यान देंगे तो Fe, एक Fe के साथ हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक Fe के साथ एक ऑक्सीजन। जब इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी और हीटअप तो हो ही रहा है, तो यहां बना फेरिक ऑक्साइड। अब यहां देखिए कि यहां दो ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, दो आयरन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो एक आयरन के साथ कितने ऑक्सीजन होंगे, 3/2 ऑक्सीजन, यानी कि 1.5 ऑक्सीजन। पहले एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब अभिक्रिया के बाद हमने देखा कि एक आयरन के साथ 1.5 यानी कि 1.5 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है और हमें क्या हुआ, उस अयस्क के ऑक्साइड प्राप्त हो गए। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर आपको हो गया होगा कि भर्जन विधि में जहां हम कह सकते हैं सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियों को दूर करते हैं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो अयस्क हो उसका क्या हो, ऑक्सीकरण। तो क्लियर हो गया होगा। आप चाहे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अब हमारा लास्ट जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं अपचयन। अपचयन क्या हुआ, अपचयन आप सीधा जानते हैं, हमारे पास धातु के जितने भी ऑक्साइड मिले हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि इस स्टेप से पहले हम सारी अशुद्धियों को दूर कर दें। तो हमारे पास धातु के मैक्सिमम ऑक्साइड की फॉर्म में हमें धातु मिलती है और ऑक्साइड का हम क्या कर सकते हैं, अपचयन करके उससे शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। अब अपचयन करने के लिए हमें एक अच्छा अपचायक भी चाहिए। तो हमारी कोशिश देखिए यहाँ पर क्या होगी। हमारे पास दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमें क्या करना है, धातु के ऑक्साइड जो हमारे को मिला है उसका अपचयन करना है, जिसके लिए हमें चाहिए अपचायक।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अभी भी यहां पर हमें जो अयस्क मिलेगा, जो हमें भर्जन के द्वारा जो अयस्क प्राप्त होगा, भर्जित अयस्क जिसे हम कह सकते हैं, वह अभी 100% केवल ऑक्साइड के रूप में नहीं है, उसमें भी कुछ अशुद्धियां हैं। और अशुद्धियां कुछ इस प्रकार की भी हो सकती हैं कि वह अशुद्धियां हमारी न तो पिछले प्रोसेस में दूर हो पाई, और उन अशुद्धियों कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिनका ताप काफी ज्यादा होता है। तो यदि हम उन्हें पिघलाने की भी कोशिश करेंगे तो वह पिघलती नहीं है, यानी कि अयस्क पिघल जाएगा लेकिन वो अशुद्धियां पिघलेगी नहीं, गलेगी नहीं। तो उन ऐसे अशुद्धियों को दूर करने का भी हम उपाय क्या करते हैं, अपचयन के अंतर्गत ही करते हैं। और उसका तरीका क्या है, इस चीज को हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर हमने आपको बात करी थी, एक गालक की बात करी थी। गालक हम कह सकते हैं एक ऐसा अवयव हो सकता है, कोई हम केमिकल कंपाउंड ही होगा कि कोई एक ऐसा पदार्थ होगा जो किसी अशुद्धि के साथ मिल करके एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण करता है जिसे हम नाम देते हैं धातुमल। और धातुमल की क्या बात है कि अशुद्धि का गलनांक तो है काफी ऊंचा, तो वह तो अंत तक अशुद्धि के रूप में रहेगा, तो हम शुद्ध पदार्थ कैसे प्राप्त करेंगे, हमारे पास समस्या है। तो उस अशुद्धि के गलनांक को कम करने के लिए हम गालक मिलाते हैं, और गालक मिलाते हैं तो अशुद्धि और गालक मिल करके जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं धातुमल। और धातुमल की खास बात क्या होती है कि उसका गलनांक होता है कम। तो गलनांक कम होने के कारण जब हम अयस्क के साथ उसे भट्टी में डालते हैं तो वो पिघल जाता है, और पिघल करके हम उस धातुमल को अलग निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा हमारे अपचयन। तो अपचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहली बात कि हमें जो भी हमारे पास अयस्क है उससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना, पहली बात। इसके लिए हम जो भी पदार्थ इस्तेमाल करेंगे वो एक भट्टी भी हो गई, और उसमें हम क्या डालेंगे, जो भी पदार्थ डालेंगे उसमें एक अपचायक के रूप में काम करेगा और एक ऐसा होगा जो गालक के रूप में काम करेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपचयन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। क्या होता है अपचयन की प्रक्रिया, इसका उद्देश्य अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है। हम हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, इन ऑक्साइडों से जो धातु के अयस्क हैं, आयरन के अयस्क हैं, इनसे शुद्ध धातु यानी कि आयरन को प्राप्त करना है, पहली बात। सेकंड, इसके लिए भर्जन द्वारा प्राप्त अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ क्या करा जाता है, मिलाकर वात्या भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों बातें आई हैं। क्या क्या बातें आई हैं, ध्यान देना। यहां पर एक तो आया है कोक। तो कोक क्या होता है, कोक का अपने आप में क्या है, एक कार्बन ही तो है। और चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर हम जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो ये जो कोक होता है, ये जो हमारा कार्बन है, यह अपचायक के स्रोत का काम करता है। ध्यान रखना, ये क्या है, अपचायक का स्रोत, अपचायक का स्रोत है ये। और ये जो चूना पत्थर है यह हमारा होता है गालक का स्रोत, गालक का स्रोत। तो अपचायक क्या करेगा, ऑक्साइड, जो भी धातु के ऑक्साइड होंगे उसका अपचयन करके शुद्ध धातुओं में प्राप्त करने की कोशिश करेगा, हमें वो उस प्रोसेस में हेल्प करेगा। जबकि गालक मैंने बताया कि अभी भी ऐसी कुछ अशुद्धियां जिनका गलनांक काफी ऊंचा है, गालक जो भी हमारा जो गालक होगा, जो देखेंगे इस प्रोसेस में CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वह उन अशुद्धियों के साथ मिलेगा और क्या करेगा, उनके गलनांक को कम करेगा, एक धातुमल में परिवर्तित कर देगा, और वह धातुमल हम कह सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान आसानी से अलग कर लिए जाएंगे और शुद्ध धातुओं में लगभग प्राप्त होंगे। तो ये चीज मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी कि कोक और चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको कहां पर हम करेंगे, वात्या भट्टी में डाल करके गर्म करेंगे। तो वात्या भट्टी को पूरा चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे हम यहाँ पर। आगे देखें, अगले में है चूना पत्थर एक गालक की भांति व्यवहार करता है, जो कि अभी हमने बात बताई, जो कि अयस्क में उपस्थित उच्च गलनांक वाली अशुद्धि के साथ मिलकर धातुमल का निर्माण करता है। और इस धातुमल का गलनांक कम होने के कारण वात्या भट्टी में इसको पिघलाकर अलग किया जा सकता है, जो मैंने आपको बात समझाई। इसी प्रकार आगे देखें कि कोक, यानी कि ये जो कोक क्या है, अपने आप में कार्बन ही है। ये कार्बन क्या कर रहा है, एक अपचयन की भांति व्यवहार करता है और धातु अयस्क का अपचयन करके शुद्ध धातु को अलग कर देता है। मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें कि भट्टी में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ताप होता है।
जिसमें भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, डायग्राम में समझ लेंगे। तो चलते हैं आगे। ये हमारे पास डायग्राम आ गया है प्यारे बच्चों। ये किसका डायग्राम है, ध्यान रखना, यह हमारा जो डायग्राम है यह हमारा है वात्या भट्टी का डायग्राम है। यह हमारा है वात्या भट्टी। और वात्या भट्टी की खास बात क्या होती है, जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है ये एक स्टील का बना हुआ होता है, बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत स्टील से बना हुआ होता है, स्टील का बना होता है। इसके अंदर एक लेयरिंग चढ़ी हुई होती है, एक अंदर की ओर क्या होती है, एक परत होती है, एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है कि जो अत्यधिक उच्च ताप को भी क्या करे, सहन कर पाए। तो बाहर से इस तरीके से होती है। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझिए, काफी आसान काम है। ये इसके ऊपर का ओपनर है। ओपनर मतलब जहां से हम क्या करेंगे, धातु के अयस्क को, जो हमारे पास अयस्क है धातु का अयस्क, उसको इसके अंदर डालेंगे। तो इसको ऊपर से डालने के लिए एक इस प्रकार के देखिए एक कप का यूज किया गया है। यहां पर ये एक कप बनाया गया है और इस कप को क्या करा जाता है, किसी चीज से यहां स्टैंड से जोड़ दिया जाता है। यहां स्टैंड से जोड़ दिया, आप इसमें ऊपर से अयस्क, चूना पत्थर और कोक, इन तीनों को इसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं, डालते रहते हैं। तो जब ये भट्टी नीचे की ओर से ऊपर तक भरती चली जाती है, जब ये इतनी भर जाती है तो अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर दबाते हैं, इसको नीचे की ओर खींचेंगे। जब इसको नीचे की ओर खींचेंगे ये कप कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। जब ये कप ऊपर की ओर जाएगा तो यहां पर आप देख रहे होंगे थोड़ी सी जो जगह थी वही ये कप क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी कि अब ऊपर की ओर से अयस्क, चूना पत्थर और कोक अब ज्यादा इस भट्टी के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये जो उल्टा करके एक कप यहां पर रखा गया है, इसका मुख्य कार्य ये है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने भट्टी को यहां तक भर दिया अयस्क के द्वारा, चूना पत्थर और कोक, इन तीनों के मिश्रण से। इस भट्टी के यहां पर एक और हम कह सकते हैं खुला द्वार होता है, जहां से कुछ गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें क्या हो सकती हैं, निकल सकती हैं। इसी भट्टी के नीचे की ओर एक यहां पर ओपनर बना हुआ होता है और यहां से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन तथा वायु का झोंका इसके अंदर प्रवाहित करवाते हैं। वायु का झोंका, ऑक्सीजन जो होगी, जो वायु होगी वो गर्म वायु होगी। ये भी ध्यान रखना कैसी है, गर्म वायु। जितनी गर्म वायु हो सके उसको यहां से डाला जाता है। अब जब यहां से डालते हैं, यहां से वायु जाती है तो इधर से भी जाएगी और इस ओपनर से भी अंदर की ओर क्या जाएगी, वायु जाएगी, गर्म वायु। यहां पे भी लिख लेते हैं, गर्म वायु अंदर भेज दी हमने। तो इस भट्टी की खास बात क्या होती है, इसमें नीचे का तापमान सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2170 केल्विन के लगभग नीचे का तापमान होता है। ऊपर का तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो घटता चले जाएगा। तो इससे ऊपर 1570, इससे ऊपर 1270, उससे ऊपर 1070। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, नीचे का तापमान ज्यादा होता है। आप कह रहे होंगे कि सर नीचे का तापमान क्यों हम कह सकते हैं ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है कि यहां से गर्म वायु के झोंके भेज भेज करके हम क्या करते रहते हैं, इसके तापमान को बढ़ाते रहते हैं। तो यह हमारी क्या हो गई, एक वात्या भट्टी का एक सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें घटित होती है इस बात को समझिए। यहां सबसे लास्ट में, अभी हमने पिछले स्लाइड में लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था कि वात्या भट्टी में अलग अलग स्थानों का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जो आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे नीचे का तापमान सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर का तापमान सबसे कम। और अलग अलग तापमान में अलग अलग हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती हैं। लेकिन इन सभी रासायनिक क्रियाओं का जो मूल उद्देश्य होता है वह यह होता है कि अयस्क में से किसी भी प्रकार से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाए। तो क्या क्या प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो कोक होता है वो कोक से परिवर्तित होता है। यहां पर रिएक्शंस भी इन्होंने दिखा रखी है। ये जो कोक होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमने कहा किसका काम करता था, ये करता था हमारे अपचायक का काम। तो यही आप देखेंगे आयरन के साथ, ये लोहे का अयस्क है Fe2O3 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, हम कहेंगे अपचयक का काम करेगा। यानी कि इसमें अपचयन की क्रिया घटित होगी, यानी कि कंपाउंड में से ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। तो अभी इन रिएक्शंस को देखिए, एक यहां पर ये घटित हुई है और दूसरी ये यहां पर घटित हुई है, दूसरी ये और तीसरी ये यहां हुई है। इन तीनों ही रिएक्शंस में, चाहे ये वाली रिएक्शन हो, चाहे ये रिएक्शन हो, चाहे ये वाली रिएक्शन हो। आप में से बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे।
लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ध्यान दीजिए इन तीनों में ही कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है। और इस वाले घटक में ये यहां पर जाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, फिर इससे इसमें जाएंगे यहां पर भी ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, अपचयन हो रहा है, और लास्ट में FeO कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यहां पर आयरन शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहां बनी? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कोक के जलने से ये प्रोसेस उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा हमने बात करी थी ये जो चूना पत्थर हमारे पास होता है, यह चूना पत्थर जब भट्टी में बहुत गर्म होता है तो यह परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में होता है, जो कि कोक के साथ जल के बनता है। जबकि ये चूने पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है यह काम करता है किसका? गालक का काम करता है। और यह सिलिकॉन जैसी अशुद्धियां, जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो हमारे पास हैं, इसमें अशुद्धियां हैं जो कि अपने आप में एक हम कह सकते हैं ऐसी अशुद्धि है जिसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है और यह जल्दी से गलती नहीं है। तो यह CaO इसके साथ क्रिया करके धातुमल में इसको परिवर्तित करता है, जिसे हम कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। और यह कैल्शियम सिलिकेट का हम कह सकते हैं तापमान कम होता है, जो कि इस वात्या भट्टी में पिघल करके धातुमल के रूप में अलग हट जाता है। तो मुझे लग रहा है यह प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है कि सीधे ऊपर की ओर से यह डाला जाता है और जैसे जैसे यहाँ पर एक जगह पर धातुमल और इसके नीचे की ओर हम कह सकते हैं यहाँ पर शुद्ध धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से मिलता है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा यानी कि शुद्ध लोहा जिसे आप कह सकते हैं। और इधर की ओर से हमारे को मिल जाता है जिसे हम कहते हैं धातुमल। धातुमल, ये धातुमल अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अपचयन की क्रिया से, जिसको कि वात्या भट्टी में हम कह सकते हैं प्रोसेस होता है, उसके द्वारा शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। अब मेन है इसमें कौन कौन सी हम अभिक्रियाओं को इस्तेमाल में लाएंगे। तो अभिक्रियाएं तो सारी यही हैं, बस थोड़ा सा हमने आगे इसको सिस्टमेटिक वे में बना रखा है। तो देखते हैं आगे। अच्छा, आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं। पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहले हमने कहा कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन कहां से आ रही है? हमने कहा था सबसे नीचे, आपने देखा होगा सबसे नीचे यहां से गर्म वायु आ रही है। ये गर्म वायु क्या है? ऑक्सीजन ही तो है। तो ये कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? ये कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो हम कह सकते हैं स्रोत है, एक ये है। सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिए, दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके क्या बना रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने कहा क्या है? अपने आप में अपचायक है। ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में क्या है? अपचायक है। तो हम यहां इस बात को लिख भी लेते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अपचायक। ये क्या है? ऐसे कर लेते हैं इसको, और गर्म तो हो ही रहे हैं, ये गर्मी तो है। ये क्या है? अपचायक। ये अपचायक है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही मेन मुख्य अपचायक का काम करेगा, जो हमारे पास आयरन के ऑक्साइड है उनको अपचयित करने में। अगला देखें तो अगली रिएक्शंस में कैल्शियम कार्बोनेट, अगली रिएक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट, एक मिनट प्यारे बच्चों, अगली रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? रिएक्शन करता है, क्योंकि यहां पर भी इसको भी क्या कराया जा रहा है? हीट अप किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें टूटता है। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड मैंने कहा है क्या है? गालक है। यह क्या करेगा? जो अशुद्धियां होंगी उनको परिवर्तित करेगा धातुमल के रूप में। ध्यान रखना। आगे, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यह हमारे पास क्या है? अशुद्धि है, जिसका गलनांक क्या है? ज्यादा। इस अशुद्धि के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि गालक एक धातुमल बना देता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो अभी दूर नहीं हुआ था पिछले प्रोसेस में, भर्जन में कह लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं निस्तापन विधियों में ये दूर नहीं हो पाया था, उसे भी हम क्या करते हैं? अपचयन वाले प्रोसेस में इसको दूर किया जाता है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही हम कह सकते हैं
इस प्रोसेस में आप ऐसे तीर का निशान लगा करके ये जरूर लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए ये पूरा प्रोसेस जो है ये हीटअप के द्वारा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं गर्म कर रहे हैं चीज़ों को। तो इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलें आगे, आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ये 4 रिएक्शंस का 1 2 3 4। तो देखिए कुल मिलाकर के हमने क्या करा, एक अपचायक हमारे पास रेडी हो गया पहली बात, और एक ऐसी अशुद्धि जो गालक के रूप में हमारे पास थी सिलिकॉन, जो ऐसी अशुद्धि थी जो पिघल करके दूर नहीं हो रही थी, जिसका तापमान जिसका गलनांक काफी ज्यादा था, उसे हमने गालक की हेल्प से क्या कर दिया, धातुमल में परिवर्तित कर दिया। तो इन 4 रिएक्शन से हमें 2 रिजल्ट मिले। एक हमें एक अच्छा अपचायक मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा हमारे पास धातुमल के रूप में कैल्शियम सिलिकेट, जो हमारे पास कह सकते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वह अलग हो गया धातुमल के रूप में। अब आगे समझते हैं, अब हमारा मुख्य काम क्या है। अब हमारा मुख्य काम है कि हमने अपचयन की क्रिया पे ध्यान देना है, क्योंकि अपचयन ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या करेगा, हमारे पास जो आयरन के ऑक्साइड हैं उनका अपचयन करके हमें शुद्ध आयरन प्राप्त करवाएगा। तो पहले रिएक्शंस में फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके हमारे मैग्नेटाइट का निर्माण करता है, और साथ में बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज हो जाएगी, आप समझ सकते हो, उड़ जाएगी। सेकेंड, इसमें अगली रिएक्शन देखें, फिर यही जो इसका रिजल्ट होता है ये दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। एक बार दोबारा से हम कह सकते हैं अपचयन की क्रिया घटित होती है, साथ में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ये फिर से हम कहेंगे वेपराइज हो जाएगा। तीसरे स्टेप में फिर फेरस ऑक्साइड क्या होगा, इसका फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके शुद्ध आयरन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा कह सकते हैं ये हमारे पास देखिए आयरन फेरस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके हमारे पास क्या दे दिया उसने, आयरन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे को प्राप्त हो गया। अब यहां पर बात आती है कि आखिर अपचयन की क्रिया कैसे हो रही है, इस चीज को मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, क्योंकि ये आपके काम की है। तो ध्यान देना है आपने। पहली क्रिया में यहां पर देखिए, यहां पर 2 आयरन के साथ 2 Fe के साथ कितने थे, 3 ऑक्सीजन थे। तो एक Fe के साथ कितने हो गए, 3/2 ऑक्सीजन हो गए। 3/2 भाग दे दीजिए 2 से, तो 1.5 ऑक्सीजन। तो एक आयरन के साथ 1.5 ऑक्सीजन है। अपचयन की क्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, ध्यान रखना। अब यहां पर हमें जो हमें अपचयन के द्वारा जो नया कंपाउंड मिल रहा है Fe3O4, इसमें देखिए यहां 3 Fe से कितने हैं, 4 ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो एक Fe से कितने हो जाएंगे, 4/3 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1.33 ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया से पहले एक आयरन से 1.5 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, जबकि अभिक्रिया के बाद एक आयरन से 1.33 ऑक्सीजन ही जुड़े हैं, यानी कि कंपाउंड में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। और ऑक्सीजन की मात्रा घटने का ही अर्थ क्या है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मुझे लग रहा है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे रिएक्शन में फिर से यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ Fe3O4, तो Fe3O4 में हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि एक आयरन से कितने हैं, 1.33 ऑक्सीजन है। एक Fe में कितने हैं, 1.33 ऑक्सीजन है। तो अब दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, अपचायक का काम कर रहा है। यहाँ पर FeO है, तो इसका अर्थ यहाँ पर आप देखेंगे कि एक Fe के साथ एक ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक आयरन के परमाणु के साथ 1.33 ऑक्सीजन थे, जबकि यहाँ एक के साथ एक है। तो आप देख रहे हो फिर से क्या हो गया, अपचयन हो गया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या होती है, यहाँ पर वेपराइज हो जाती है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ जाती है। क्लियर। तीसरे रिएक्शंस तो स्पष्ट ही है। यहाँ FeO है फेरस ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है, जिससे आयरन से ऑक्सीजन बिल्कुल हट जाता है। ये हमें शुद्ध आयरन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जो कि क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये रिएक्शन सब आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कहीं आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें पूरे इस प्रोसेस में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला हमारा आता है वात्या भट्टी से प्राप्त पिघले लोहे को पिग आयरन अथवा कच्चा लोहा कहते हैं, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
कि कच्चे लोहे में लगभग 95% शुद्ध लोहा और लगभग 4% कार्बन, तो 95 और 4 लगभग कितने हो गए 99, लगभग 1% अन्य अशुद्धियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो अभी तक जो भी प्रोसेस था उससे 100% ही आयरन शुद्ध मिल जाए, लेकिन 95 या 94 या 93% से प्लस में आपको मिल रहा है तो काफी शुद्ध है, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से, और जो अशुद्धियां होती कौन कौन सी होती है, अभी भी सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, ये अशुद्धियां कुछ ना कुछ रह ही जाती हैं इसके भीतर। आगे देखें, अगला है कच्चे लोहे द्वारा ही इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील, जो कि आप जानते हो घरों पे एसएस यूज किया जाता है बर्तनों में। आजकल तो आप देख रहे होंगे रेलिंग्स भी बन रही है और गेट भी बना रहे हैं लोग स्टील के, तो वो एसएस होता है यानी कि स्टेनलेस स्टील, सबसे अच्छा इस्पात। दूसरा होता है पिटवा लोहा, ये इससे थोड़ा सा कम ग्रेड का होता है। और तीसरा होता है हमारा ढलवा लोहा। इन 3 कैटेगरियों में हम इस कच्चे लोहे को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, कुछ और विधियों का उपयोग करके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता होना चाहिए। अब स्टेनलेस स्टील के बारे में तो आपको जानकारी है, जिससे आजकल फर्नीचर बन रहा है, गेट्स बन रहे हैं, रेलिंग्स बन रही है, बर्तन तो काफ़ी पहले से ही बन रहे हैं, इसका यूज़ किया जाता है, इसकी लाइफ लंबी होती है, मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये स्टेनलेस स्टील है। अब हम थोड़ा सा पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, इन दोनों पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इसके संदर्भ में भी काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समझिएगा आगे। सबसे पहले ढलवा लोहा। ढलवा लोहा का क्या अर्थ होता है, एक ऐसा लोहा जिसको ढाला जाता है। मान लो आप हम कह सकते हैं कि कील बनानी है या फिर हमें कोई मूर्ति बनानी है, तो हम मूर्ति का एक सांचा लेते हैं, उसमें पिघला हुआ लोहा डाल दें और उसके बाद उसे ठंडा कर दें, उसके कवर को हटाएं, तो आप देखोगे वो मूर्ति लोहे की तैयार हो जाएगी। तो ये ढालने की प्रक्रिया है जिसमें हम पिघला करके वस्तुओं को ढाला जाता है आकृतियों में। तो जो ऐसा लोहा होता है उसे हम कहते हैं ढलवा लोहा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, इसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कच्चे लोहे में कोक तथा चूना पत्थर मिलाकर इस मिश्रण को क्यूपेल भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है और जो लोहा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ढलवा लोहा। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। कोक और चूना पत्थर तो हमने पहले भी यूज़ किया था, उसी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब की बार भट्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्यूपेल भट्टी। इसमें कभी बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इससे जो पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ढलवा लोहा, पहली बात। दूसरी, इस ढलवा लोहे, इसको ढलवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको सांचों में डाल करके क्या करा जाता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या क्या बनाए जाते हैं, पाइप, स्टोव्स, रेलवे स्लीपर, इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। आगे देखें, इसमें जो हमारे पास ढलवा लोहा होता है इसमें लगभग 94% आयरन होता है, 94%, 4% तक कार्बन होता है और तथा शेष अशुद्धियां पाई जाती हैं। अब ये जो प्रतिशतता है, ये प्रतिशतता जैसे हम यहाँ 94% कह रहे हैं, 4% शुद्धि कह रहे हैं, इसमें कहीं 1% का आपको अलग अलग किताबों में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। तो आपने मोटी मोटी बात समझ लेनी है यहाँ पर। और कार्बन 4% तक होता है, बाकी शेष क्या होती है, अशुद्धियां होती है। तो ये हमारा क्या है, ढलवा लोहा है। अब अगला समझते हैं, अगला होता है पिटवा लोहा। इसको पिटवा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कच्चा लोहा प्राप्त होता है हमारे को किसके द्वारा, अभी हमने इससे पहले वात्या भट्टी की बात करी कि जिसके द्वारा अपचयन की क्रिया के बाद हमें कच्चा लोहा मिलता है। उस कच्चे लोहे से यदि अशुद्धियों को पीट करके दूर किया जाए तो हमें जो लोहा मिलता है उसे कहते हैं पिटवा लोहा। तो कच्चा लोहा लिया जाता है, वो क्योंकि थोड़ी सी मॉल्टेड फॉर्म में ही होता है, पिघली हुई अवस्था में ही होता है, तो उसकी बड़ी बड़ी गेंदें बना लेते हैं, बड़े बड़े हम कह सकते हैं मोटी मोटी आकार की बॉल्स बना लेते हैं और उसको हथौड़े से पीटा जाता है। जब हथौड़े से पीटा जाता है तो हथौड़े से पीटने से उसकी कुछ अशुद्धियां क्या होती है, निकलती चली जाती हैं। तो उससे हमें, क्योंकि उसको पीट करके ऐसा बनाया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के लोहे को हम कहते हैं पिटवा लोहा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इन्होंने यही बात समझा रखी है कि वात्या भट्टी से प्राप्त जो कच्चा लोहा होती है, जो पिघली हुई अवस्था में होता है, उसको बड़ी बॉल में ढालकर प्राप्त किया जाता है। इन बॉलों को उपस्थित धातु मल को हथौड़े से पीट करके अलग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पिटवा लोहा कहा जाता है। तो पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक सूक्ष्म होती है। देखिए यहाँ पर 1% है, बहुत सी बुक्स में इसको 0.01% के बराबर भी कहा गया है। तो मैंने कहा जो प्रतिशत की मात्रा है वो थोड़ी सी आप अपनी जो भी बुक्स आप देखते होंगे उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। तो लगभग हमने कहा यहाँ पर कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, 1% से भी कम होती है। और इसका उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, जहां पर आपको शक्ति की आवश्यकता हो, जहां पर आपको मजबूती की आवश्यकता हो, वहां पिटवे लोहे का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना,
यदि आपको ढलवा लोहा और पिटवाला लोहा में से एक ऐसे लोहे का चयन करना है कि जो आप चाहते हो वहाँ बहुत अधिक मजबूती की आवश्यकता है, तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? पिटवे लोहे का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसकी सहायता से तार, बोल्ट, इस तरीके की चीज़ों को बनाया जाता है। जंजीर, कृषि, इस तरीके की चीज़ों को बनाया जाता है और यह शुद्ध होता है और इसकी क्या करी जाती है? इसकी वेल्डिंग भी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की क्लास में आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम जो हमारे पास आयरन का अयस्क होता है उसके द्वारा शुद्ध आयरन को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो धातुओं के निष्कर्षण में हमने पहली धातु जिसके हमारे पास अयस्क था, आयरन के अयस्क से कैसे शुद्ध आयरन को प्राप्त किया जाए, इस प्रोसेस को आज हमने समझा। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपके कहीं पर डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में मिलते हैं, लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।